नमस्कार साथियों, विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विद्यार्थियों, कल हमने पढ़ा था बैंक, यानी बैंक क्या होता है उसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे आरबीआई की प्रबंधन व्यवस्था, यानी बैंक क्या होता है कि हमारी जो जमा राशि स्वीकार करता है और ऋण उपलब्ध कराता है और चेक के माध्यम से हमें पैसा उपलब्ध कराता है, बैंक कहलाता है। आज हम पढ़ेंगे आरबीआई की प्रबंधन व्यवस्था। आरबीआई की प्रबंधन व्यवस्था में हम बात करते हैं, इसमें गवर्नर होते हैं दो। कौन गवर्नर? एक गवर्नर होता है। गवर्नर होता है एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। 4 कितने होते हैं? 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। एक गवर्नर होता है। क्षेत्रीय सदस्य होते हैं 5। क्षेत्रीय सदस्य कितने होते हैं? क्षेत्रीय सदस्य होते हैं 5। यह हमें ध्यान रखना है। और इसके बाद बात करते हैं मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? 10। मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? 10 होते हैं। आरबीआई की व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं हम। और सदस्य सचिव होता है, एक होता है वो आईएएस अधिकारी होता है। सदस्य सचिव एक वो आईएएस अधिकारी होता है। आईएएस अधिकारी। तो क्या है आरबीआई की प्रबंधन व्यवस्था में? एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, क्षेत्रीय सदस्य 5 होते हैं, मनोनीत सदस्य 10 होते हैं और सदस्य सचिव कितने होते हैं? एक होता है, वही आईएएस अधिकारी होता है। प्रथम यानी गवर्नर कौन थे? प्रथम गवर्नर थे सर ओस्बर्न स्मिथ, यानी प्रथम गवर्नर। बेसिक चीजें भी याद करनी पड़ेगी। प्रथम गवर्नर कौन थे? प्रथम गवर्नर आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सर ओस्बर्न स्मिथ। सर ओस्बर्न स्मिथ ये क्या थे? पहले गवर्नर जनरल थे। और प्रथम भारतीय यानी स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर थे सीडी देशमुख, यानी प्रथम भारतीय या स्वतंत्र भारत या बैंकों के जैसे राष्ट्रीयकरण के समय, यानी राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन था? सीडी देशमुख थे। सीडी देशमुख ये कब थे? प्रथम भारतीय या स्वतंत्र भारत के या राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर थे सीडी देशमुख। और 14 व्यापारिक बैंकों का क्या है? राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 को। 14 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 19 जुलाई 1969 को। 19 जुलाई 1969 को 14 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उस समय कौन थे गवर्नर? एल के झा, यानी एल के झा थे। गवर्नर कौन थे? गवर्नर उस समय थे एल के झा। कौन थे? एल के झा गवर्नर जनरल थे उस समय, जिसमें व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और 6 बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण किया गया था 15 अप्रैल 1980 को, उस समय गवर्नर थे आरजी पटेल। कौन थे? आरजी पटेल। यानी 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 15 अप्रैल 1980 को। 15
अप्रैल 1980 को किया गया था 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। उसमें आर.जी. पटेल गवर्नर थे। गवर्नर कौन थे? आर.जी. पटेल। आर.जी. पटेल थे। ये बेसिक चीजें हैं, छोटे प्रश्न हालांकि पूछे जाते हैं, यानी वन लाइनर प्रश्न है, पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी हमें याद रखने चाहिए, बैंकिंग का पार्ट है। और इसके बाद क्या है, 21वीं सदी के प्रथम गवर्नर कौन थे? यानी विमल जालान थे। 21वीं सदी यानी 2001, यानी 21वीं सदी के प्रथम गवर्नर, 21वीं सदी के प्रथम गवर्नर कौन थे? विमल जालान। विमल जालान थे। कौन थे? 21वीं सदी के प्रथम गवर्नर थे विमल जालान। आगे बात करते हैं सबसे चर्चित गवर्नर। सबसे चर्चित गवर्नर कौन थे? चर्चित गवर्नर थे रघुराम राजन। रघुराम, प्रथम चर्चित गवर्नर कौन थे? रघुराम गोविंद राजन। गोविंद राजन थे, प्रथम चर्चित गवर्नर थे। और 21वीं सदी के यानी 2001 में थे विमल जालान। ये प्रथम यानी 21वीं सदी के प्रथम गवर्नर थे विमल जालान। ये हमें ध्यान रखना है। चर्चित गवर्नर कौन रहे थे? रघुराम गोविंद राजन रहे थे। इनकी पुस्तक है फ्लूट लाइन। इनकी पुस्तक कौन सी है? पुस्तक है FLUIT, फ्लूट लाइन। ये किनकी पुस्तक है? रघुराम राजन की ये पुस्तक है फ्लूट लाइन। ये हमें पुस्तक का भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आरबीआई के कार्य। आरबीआई के कौन कौन से कार्य हैं उनके बारे में बात करते हैं। ये क्या है? नोट निर्गमन करता है। पहला कार्य क्या है? नोट निर्गमन करना। पहला कार्य है नोट निर्गमन करना। पहला कार्य क्या है आरबीआई का? नोट निर्गमन करना है। और नोट निर्गमन करने के दो कारण हैं। क्या है? नोट निर्गमन करने के क्या है? दो कारण हैं। दो कारण हैं, ये हमें ध्यान रखना है कि नोट निर्गमन के कितने कारण हैं? दो कारण हैं। यानी पहला कार्य है नोट निर्गमन करना। इसका यानी काले धन का एक तो निष्कासन। पहला तो कारण यह है कि काले धन का निष्कासन। काले धन का निष्कासन, ये नोट निर्गमन करने का पहला कारण तो है, यानी काले धन का निष्कासन। और दूसरा है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि करना। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि करना। ये दो कारण हैं। ये दो कारण हैं नोट निर्गमन करने के। दो कारण हैं। पहला है यानी काले धन का निष्कासन, दूसरा है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। ये हमें ध्यान रखना है। यानी काले धन के निष्कासन के उद्देश्य से क्या है? नए नोट निर्गमन करता है। कौन? आरबीआई। यानी नए नोट का निर्गमन करता है। काले धन के निष्कासन पर रोक के लिए क्या है? नए नोट का निर्गमन करता है। जैसे नोटबंदी की गई थी, वही इसका एक कारण था। ये भी हमें ध्यान रखना है। यानी नए नोट का निर्गमन करना, ये हमें ध्यान रखना है। इस उद्देश्य को क्या कहते हैं? विमुद्रीकरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विमुद्रीकरण कहते हैं। विमुद्रीकरण, इसे क्या कहते हैं? विमुद्रीकरण कहते हैं। इसलिए कि नए यानी नोट का ये निर्गमन करता है, यानी काले धन का निष्कासन। ये पहला कारण था नोट निर्गमन करने का, ये हमें ध्यान रखना है। और दूसरा है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, यानी इसकी एक शर्त होती है न्यूनतम कोष प्रणाली। यानी क्या है? नई शर्त है, इसकी एक शर्त है कि न्यूनतम कोष प्रणाली। इसकी एक शर्त है न्यूनतम कोष प्रणाली
मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि की। ये शर्त है कि न्यूनतम कोष प्रणाली। इसमें क्या चाहिए? इसमें चाहिए कि अपने 200 करोड़ मूल्य होना जरूरी है। ये 31 अक्टूबर 1957 को अपनाई गई। कब अपनाई गई? 31 अक्टूबर 1957। ये यानी न्यूनतम कोष प्रणाली कब अपनाई गई? 31 अक्टूबर 1957 को अपनाई गई। प्रश्न पूछा जाता है कि न्यूनतम कोष प्रणाली कब अपनाई गई? 31 अक्टूबर 1957 को अपनाई गई। इसके तहत क्या है कि 200 करोड़ का मूल्य होना अति आवश्यक है। यानी न्यूनतम कोष प्रणाली में क्या है? 200 करोड़ का मूल्य होना जरूरी होता है। 200 करोड़ का मूल्य होना जरूरी होता है न्यूनतम कोष प्रणाली में। यह हमें ध्यान रखना है। इसमें क्या है कि 115 रुपए का तो गोल्ड मूल्य होना चाहिए। यानी 200 करोड़ रुपए में क्या है? 115 करोड़ तो क्या है? गोल्ड मूल्य होना चाहिए। गोल्ड मूल्य होना चाहिए। और यानी अन्य वित्तीय जैसे मूल्य 85 करोड़ रुपए मूल्य होना चाहिए। क्या है? अन्य वित्तीय मूल्य कितना होना चाहिए? यानी 85 करोड़। कितना? 85 करोड़ होना चाहिए। ये हमें ध्यान रखना है। कितना हमें? यानी अन्य वित्तीय मूल्य 85 करोड़ और न्यूनतम कोष प्रणाली के अंतर्गत 115 रुपए यानी करोड़ का गोल्ड होना चाहिए। ये हमें ध्यान रखना है मित्रों। इसमें क्या होता है कि इसके स्वरूप में हमने पढ़ा कि पहले आरबीआई की प्रबंधन व्यवस्था पढ़ी। आरबीआई की प्रबंधन व्यवस्था में क्या है? एक तो इसका गवर्नर होता है, गवर्नर जनरल होता है, एक होता है, और डिप्टी गवर्नर होते हैं 4, क्षेत्रीय सदस्य होते हैं 5, और मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? 10 होते हैं, और सदस्य सचिव होता है एक, वही आईएएस अधिकारी होता है। यानी इनको भी याद रखना बहुत जरूरी है। प्रश्न सीधा ही पूछा जाएगा कि आरबीआई की प्रबंधन व्यवस्था में क्षेत्रीय सदस्यों की संख्या कितनी होती है? गवर्नर नहीं पूछेगा, वो गवर्नर का सभी को पता है, एक गवर्नर होता है। डिप्टी गवर्नर के बारे में पूछा जा सकता है, और मनोनीत सदस्य पूछा जा सकता है, और सदस्य सचिव भी एक होता है। ये भी बहुत कम चांस है। यानी डिप्टी गवर्नर, क्षेत्रीय सदस्य और मनोनीत सदस्य 4, 5, 10 ये याद रखना। प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ऑसबर्न स्मिथ थे। प्रथम भारतीय स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीयकरण के समय सीडी देशमुख जो गवर्नर थे। कौन थे? सीडी देशमुख थे गवर्नर। ये हमें ध्यान रखना है। जब 14 व्यापारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 19 जुलाई 1969 को, तब गवर्नर कौन थे? एल.के. झा थे। और जब 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तब 15 अप्रैल 1980 को यानी गवर्नर थे आर.जी. पटेल। 21वें सदी के प्रथम गवर्नर कौन थे? विमल जालान थे। और सबसे चर्चित गवर्नर कौन थे? चर्चित थे रघुराम राजन, यानी गोविंद राजन, रघुराम गोविंद राजन थे। इनकी पुस्तक है पॉलिट लाइन। आरबीआई के कार्य, पहला कार्य है नोट का निर्गमन करना। नोट निर्गमन करने के 2 कारण हैं। पहला है काले धन का निष्कासन, यानी काले धन का निष्कासन। इसे क्या है? हम बात करते हैं कि 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी द्वारा क्या है नोटबंदी की गई थी। वे यही कारण था काले धन का निष्कासन। कब की गई नोटबंदी? 8 नवंबर 2016। ये क्या है? पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा नोटबंदी का यही कारण था। यानी कौन सा? काले धन का निष्कासन। उसके बाद दूसरा कारण था मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि करना। यानी इसकी शर्त होती है न्यूनतम कोष प्रणाली। न्यूनतम कोष प्रणाली कब अपनाई गई आरबीआई द्वारा? 31 अक्टूबर 1957 को।
200 करोड़ का इसमें क्या है मूल्य होना जरूरी है। इसमें 115 करोड़ का यानी गोल्ड होना चाहिए, गोल्ड मूल्य और अन्य वित्तीय मूल्य 85 करोड़ का होना चाहिए। तो विद्यार्थियों अब हम और अन्य कार्य है उनको डिटेल से कल कंप्लीट करेंगे। उसके यानी आरबीआई के लगभग 6 या 7 कार्य मुख्य और है, उनको हम कल पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों बने रहें इस विश्रांत एजुकेशन चैनल पर, इसको सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम कल मिलेंगे इसी बैंकिंग की क्लास में। तब तक जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।